चलो वेलकम टू केडियो कॉमर्स क्लासेस। लेट अस स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर थर्ड, जिसमें आज हम लोग देखेंगे 3.2 इनकम टैक्स का 3.2 डिडक्शन टू बी मेड इन अ कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम। अब डिडक्शन टू बी मेड इन अ कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम का मतलब होता है कि जो टोटल इनकम एक एसएससी की निकाली जाती है उसमें कौन कौन सी डिडक्शन उसको दी जाती है, और वो डिडक्शन होती है 80C से लेके 80U तक। कहां से होती है बच्चों? 80C से लेके तो 80U तक। ऐसी 26 मेन डिडक्शन है। वैसे तो डिडक्शन और भी बहुत ज्यादा है। तो अब ये जो डिडक्शन होती है ये क्या होती है, ये तो हमने कुछ चैप्टर्स में देखा था। डिडक्शन बोले तो कपात, कपात यानी छूट, छूट बोले तो डिस्काउंट। तो हमने देखा था 5 हेड्स होते हैं बच्चों इनकम के। इनकम की कितने हेड्स होते हैं? 5। उसमें से पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इनकम फ्रॉम सैलरी में 3 डिडक्शन हम लोग देते थे। पहली देते थे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) मैक्सिमम 50,000। दूसरी देते थे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(3) एंटरटेनमेंट अलाउंसेस ओनली फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट। तीसरी देते थे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(3) फॉर प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ये थी सैलरी के अंदर। बाद में थी हाउस प्रॉपर्टी एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके बाद में कैपिटल गेन। उसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ऐसे 5 हेड होते हैं इनकम फ्रॉम, जहां से इनकम जनरेट होती है। अब मान लो, अब ये क्या होता है फिर? चलो ठीक है, हमने देखा सर इनकम फ्रॉम सैलरी में हमने 3 डिडक्शन देख ली। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हमने 3 डिडक्शन देखी। एक थी एनुअल वैल्यू के 30%, दूसरा था इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर में पेड किया होगा, और तीसरा था इंटरेस्ट फ्री कंस्ट्रक्शन के लिए 1/5। ये सभी डिडक्शन वो हेड में तो माइनस हुई थी, लेकिन उसके अलावा भी कुछ स्पेशल डिडक्शन होती है जो वो दिए जाती है। अब फिर ये डिडक्शन कब दी जाती है, कैसे दी जाती है, और कब पता चलता है कि सर ये डिडक्शन देना है? अब मान लो एक आधा असेसी ए नाम का बंदा है। क्या नाम, कौन सा पर्सन है? ए नाम का बंदा है। ए नाम के बंदे की 1 साल की इनकम हमें फाइंड आउट करना है पहले तो। अब ए नाम का बंदा क्या करता था? 11 से 5 जॉब करता था, कोई एक आधे स्टेशनरी के शॉप पे 11 से 5 क्या करता था? जॉब करता था। अब 11 बजे जाता था, 5 बजे आता था, जॉब करता था। तो जॉब से मिलने वाली इनकम को क्या नाम देते हैं हम? इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी पता चला 1 साल की 2 लाख रुपए आ गई उसकी इनकम, और उसमें हमने डिडक्शन दे दिए। जो भी डिडक्शन थी सैलरी के अंदर, वो 3 डिडक्शन हमने माइनस किया। अगर वो लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं था तो सेकंड वाली डिडक्शन उसको नहीं मिलेगी। जो भी डिडक्शन के लिए वो लायबल होगा, वो डिडक्शन अलग थी जो हम सैलरी के अंदर देते हैं। बाद में फिर आप समझ लो, अब वो क्या करता था? सुबह में दूध, ब्रेड, चाय पत्ती वो बेचता था, टोस्ट वगैरह खारी। सुबह उसकी दुकान लगाता था छोटी सी वो। तो वो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस। फिर वो क्या करता था? शाम में प्लॉट वगैरह सेल करता था, फ्लैट प्लॉट उसका भी काम करता था। वो था इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। उसके अलावा फिर वो क्या करता था? एफडी करता था, फिक्स डिपॉजिट करता था, कहीं आईपीएल में सट्टा लगाता था, स्पेकुलेशन करता था, या फिर मान लो कहीं पे बीटिंग वगैरह करता था, गेम लगाता था, क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करता था। ये था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और उसके अलावा भी अगर वो कुछ काम करता होगा तो वो अदर इसमें आता था। या फिर उसका घर था, ऊपर का एक रूम जो है उसने भाड़े से दिया था, दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब एक ही पर्सन है, उसके अलग अलग हेड से जो जो इनकम आ रही है वो सब इनकम को हम क्या करेंगे? प्लस करते जाएंगे। और प्लस कैसे करेंगे? पहले सैलरी की इनकम, उसकी सैलरी से रिलेटेड जो डिडक्शन होगी वो माइनस करेंगे, फिर इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर 2 नंबर पे उसी फॉर्मेट में, फॉर्मेट वही रहेगा, पर्टिकुलर अमाउंट के 2 कॉलम। अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूं आपको? तो मैंने डायरेक्ट डिडक्शन बताना चाहिए, लेकिन डिडक्शन कहाँ दिए जाती है इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि सब में पहले क्या किया जाएगा बच्चों। इनका एक बंदे की इनकम अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो वो बंदे की इनकम कहाँ से इनकम जनरेट होती है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब वो जॉब करता है तो इनकम फ्रॉम सैलरी, उससे रिलेटेड जो डिडक्शन होगी वो माइनस करने के बाद में जो बाहर अमाउंट जाती है दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम सैलरी, नंबर 1। दूसरा लिखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस क्या करता है? चाय पत्ती वगैरह, टोस्ट ब्रेड वगैरह, दूध वगैरह बेचता है वो। तो वो लिखा इनकम फ्रॉम बिजनेस। उससे रिलेटेड अगर कोई अलाउंसेस या अलाउड एक्सपेंस होगी तो माइनस करके जो आएंगी वो आती है इनकम फ्रॉम बिजनेस। थर्ड नंबर पे आएंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में से रिलेटेड अगर कोई डिडक्शन होगी 54F वगैरह जो भी होती है वो हम माइनस करेंगे। फिर जो फाइनल इनकम बाहर जाएंगे दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। फिर लिखेंगे हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी उसने घर भाड़े से दिया था, उसके 30% एनुअल वैल्यू की कंपलसरी डिडक्शन मिलती है, वो माइनस करने के बाद में अगर इंटरेस्ट लिया होगा तो वो इंटरेस्ट पेड किया होगा तो वो डिडक्शन माइनस करेंगे। वो जो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिडक्शन थी वो माइनस करने के बाद में जो फाइनल इनकम जाएंगे उसको दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लिखेंगे, उससे रिलेटेड अलाउड एक्सपेंस माइनस करके बाहर जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऐसे पांचों हेड की इनकम हम निकालते जाएंगे और फिर उसको टोटल करेंगे और उसको नाम देंगे ग्रॉस टोटल इनकम। क्या नाम देते बच्चों? जिसमें पांचों हेड की इनकम आती है। फिर वो बंदे ने 1 साल में क्या क्या काम किया था, वो सभी काम से क्या क्या इनकम हुई, वो सभी हम टोटल करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। और वो ग्रॉस टोटल इनकम जिसमें वो हेड की डिडक्शन माइनस हो चुकी थी,
उसके बाद में भी फिर एडिशनल डिडक्शन जो दिए जाती है वो ये डिडक्शन है, वो ये चैप्टर है डिडक्शन टू बी मेड इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम। वो माइनस होती है ग्रॉस टोटल इनकम में से, जो साल के आखिरी में पता चलती है उसकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है एक साल की, और उसमें से फिर वो डिडक्शन माइनस करे जाती है, वो होती है 80C से लेके 80U तक, वो डिडक्शन यहां माइनस करते हैं, और इसीलिए उसको नाम दिया गया डिडक्शन टू बी मेड इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम। और ये डिडक्शन माइनस करने के बाद में उसकी टोटल इनकम मिलती है बच्चों, और जो टोटल इनकम मिलेंगी उसके ऊपर फिर टैक्स, इनकम टैक्स लगता है। 5 लाख तक छूट होती है, 5 लाख के ऊपर अगर आता है तो 10%, 10 लाख तक। समझा? ये मैं इतना डिटेल स्टोरी क्यों बताया, क्योंकि इसका जो वर्ड है, इसका जो हेडिंग है, ये हेडिंग कैसे यूज होता है ये आपको बता रहा हूं। डिडक्शन यानी डिडक्शन तो देंगे, टू बी मेड वो तो देंगे हम, काय में देंगे, कंप्यूटिंग टोटल इनकम। जब हम सामने वाले बंदे की एक साल की टोटल इनकम जब कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टोटल इनकम फिर बोले तो सिर्फ सैलरी की इनकम क्या नहीं, पांचों हेड से बंदे को जो जो इनकम जहां जहां से जनरेट आई होंगी वो सभी टोटल करते हैं हम उसकी, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से हम क्या करते हैं, डिडक्शन 80C से लेके 80U तक माइनस करते हैं, उसके बाद में टोटल इनकम मिलती है, जिसको हम टैक्सेबल टोटल इनकम भी बोल सकते हैं। तो अब वो डिडक्शन कौन सी है बच्चों, जो टोटल इनकम में से माइनस होती है। तो डिडक्शन 80C से 80U तक फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 80C टू 80U। अब पहली जो डिडक्शन उन्होंने बताई, राइट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 5 मार्क के लिए आती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है भैया 80C की डिडक्शन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए 80C की डिडक्शन क्या होती है। ये ऐसी क्वेश्चन आता, जो क्वेश्चन वहां पे लिखे हुआ है वही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। क्या आएगा क्वेश्चन, राइट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। भैया 80C की डिडक्शन क्या होती है बताइए, तो फिर आपको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, मीनिंग, और इसी पैटर्न में लिखना जो पैटर्न में मैंने आपको ये दिया हुआ है। पहले मीनिंग लिखना 2 और उसमें लिखना इट प्रोवाइड्स फॉर अ डिडक्शन टू बी एन इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी एचयूएफ। ये किसको दी जाती है, एक तो इंडिविजुअल को दी जाती है, या फिर जो एचयूएफ का मेंबर होगा या करता होगा उसको ये डिडक्शन दी जाती है। फॉर एनी अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड ऑफ, अगर वो कोई अमाउंट पेड करता होगा या डिपॉजिट करता होगा कोई स्कीम में, जैसे एलआईपी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देता है, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड देता है, अदर सोर्सेज, अदर, या इसके अलावा कोई अदर चीज में वो पैसा इन्वेस्ट करता होगा, तो उसकी डिडक्शन के लिए वो लायबल रहेगा। द डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज द अमाउंट सो पेड ₹1,50,000 विच एवर इज लेस, एक मैक्सिमम 1,50,000 और उससे कम जो भी अमाउंट होंगी वो पूरी की पूरी माइनस होंगी। समझा? एटीसी की डिडक्शन कैसे रिलेटेड है, किसको मिलती है, इंडिविजुअल को मिलती है सर, नंबर 1। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाले को मिलती है। नंबर 3, ये काय में डिपॉजिट या इसने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एलआईपी पीपीएफ में करना चाहिए या दूसरे कोई ऐसे फंड में इसने डिपॉजिट करना चाहिए। 1,50,000 तक या इससे अगर कम अमाउंट होती है तो वो पूरी की पूरी इसको क्या मिलेंगे, डिडक्शन मिलेंगे टोटल इनकम में से। मान लो टोटल ग्रॉस टोटल इनकम जो आई थी वो 3 लाख रुपए आई थी और इसकी 1,40,000 रुपए हो रही, तो 3 लाख में से 1,40,000 माइनस होगा। समझा क्या? यस और नो? अब क्वालिफाइंग पॉइंट फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, तो सर इसके कौन कौन से पॉइंट है जो 80C के लिए लायबल होते हैं। नंबर 1, एलआईपी, अगर वो खुद के ओन लाइफ बोले तो खुद के ऊपर, एलआईपी बोले तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरता होगा, तो वो 80C के डिडक्शन के लिए वो पॉइंट जितना भी वो पे करता होगा, 50,000 प्रीमियम भरता होगा साल का, तो वो एलआईपी के लिए क्या हो जाएगा, डिडक्शन 80C के लिए लायबल रहेगा। वो यहाँ पे लिखेगा एलआईपी ऑन ओन लाइफ, डायरेक्ट 50,000 रुपए बाहर। समझा? कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर वो कंट्रीब्यूशन करता होगा, ओन कंट्रीब्यूशन। याद आता कि इनकम टैक्स सैलरी में पढ़ते थे हम, तो उसके लिए भी यहाँ पे उसको डिडक्शन के लिए वो लेवल रहेगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एड इशू, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एड इशू में अगर वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एड इशू में इन्वेस्टमेंट करता होगा तो वो भी डिडक्शन के लिए वो लेवल होगा। एक्यूरेट इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एड इशू, जो एड इशू में उसने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया था, और उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर उसको इंटरेस्ट मिलता होगा तो उसके लिए भी वो लेवल रहेगा। डिपॉजिटेड होम लोन अकाउंट, अगर उसने कोई हाउस के लिए, घर के लिए लोन लिया होगा, तो देखो उसमें हाउस प्रॉपर्टी अगर भाड़े से दिया होगा तो वहां पे तो उसको क्या मिलता है बच्चों, डिडक्शन तो मिलेगी इंटरेस्ट की। उसके अलावा जितना इसने पैसा डिपॉजिट किया होगा, यानी आधा लोन दे दिया, 4 लाख रुपए लिया था उसमें से 2 लाख रुपए लोन पेड कर दिया, तो जितना लोन इसने रिफंड किया होगा, रीपेमेंट किया होगा, उसके लिए भी वो क्या रहता है, लेबल रहता है 80C के अंदर में। समझ में आया? कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान 1971, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है 1971, इसमें अगर उसने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किया होगा तो उसके लिए उसको डिडक्शन मिलेंगे 80C के। ट्यूशन फीस, उसके बच्चों की ट्यूशन फीस अगर वो पेड करता होगा तो उसके लिए भी उसको डिडक्शन मिलेंगे इंटरसेक्शन 80C। ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर इसका ये कहीं पे जॉब करता होगा या कहीं पे इसका ग्रुप इंश्योरेंस निकाला होगा और इसका प्रीमियम ये खुद भरता होगा तो उसके लिए भी इसको डिडक्शन के लिए लेबर रहेगा। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन एलआईसी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, अगर वो बैंक लोन देता होगा, एलआईसी प्रीमियम पेड करता होगा या कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस का जो लोन है वो उसने पेमेंट किया होगा, तो वहां पे करेक्शन कर लो, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, और उसके बाद में चाहिए एलआईसी।
रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, और ऑब्लिक करके फिर एलआईसी चाहिए, जो एलआईसी है ना वो हटा दो वहां से और सब में लास्ट में ऑब्लिक करके लिखो, समझा। यानी इसने कोई हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए लोन उठाया होगा और उसका अगर पेमेंट किया होगा तो उसके लिए भी लायबल रहता। सब्सक्राइब टू इक्विटी शेयर ऑफ अ पब्लिक कंपनी, कोई पब्लिक कंपनी के शेयर इसने सब्सक्राइब यानी परचेज किए होंगे, वो भी कैसे शेयर होना चाहिए, इक्विटी शेयर। तो उसने जितना भी शेयर परचेज किया होगा उसके ऊपर उसको डिडक्शन अंडर सेक्शन 86 मिलता है। तो समझ में आया डिडक्शन 86 क्या है बच्चों। एटीसी किसको मिलता है, हिंदू इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर होना चाहिए, 1,50,000 से उससे कम वाली अमाउंट के लिए डिडक्शन मिलती। और ये जो 10 पॉइंट दिए हुए 10 पॉइंट में से जितने भी पॉइंट अगर एग्जांपल में दिए हुए होंगे तो ये सभी के लिए डिडक्शन अलाउड होती है। गॉट इट। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 ट्रिपल सी, क्या बोलते हैं इसको। अब ये क्या होती है समझ लो, ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों, समझा क्या, एक्सप्लेन द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 ट्रिपल सी, मीनिंग डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू अ सर्टेन पेंशन फंड। लेकिन ये 80 ट्रिपल सी काय के लिए होती है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट, सर्टेन पेंशन फंड, एक स्पेशल पेंशन फंड के लिए होती है, समझ में आया। डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज अलाउड ऑन द अमाउंट डिपॉजिटेड इन द प्रीवियस ईयर ऑफ ₹1,50,000 व्हिच एवर इज लेस। इसमें भी डिडक्शन उसको कितनी मिलेंगी, जितना भी उसने पिछले साल में डिपॉजिट किया होगा 1,50,000 या उससे कम, समझा क्या। ये काय के लिए होती है 80 ट्रिपल सी, स्पेशल पेंशन फंड। गॉट इट। चलो आगे, क्वालिफाइंग पॉइंट फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 ट्रिपल सी। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं जो पॉइंट दिखने के बाद आप उसको डिडक्शन के लिए क्वालिफाइड करवा सकते हो। नंबर 1, डिडक्शन इज परमिसेबल टू एन इंडिविजुअल एसएससी ओनली। ये डिडक्शन सिर्फ उसी को मिलती है जो परमिसेबल इंडिविजुअल होना चाहिए वो, समझा, यानी जिसको परमिशन मिली होंगी ऐसे ही, यानी वो पेंशन फंड जो इंडिविजुअल देता होगा उसको ये डिडक्शन मिलती है। It is allowed in the respect of any amount deposited by assessee in annuity plan of LIC of India for receiving a pension। यानी ये वो बंदे को अलाउड किए जाएंगे जो इंडिया का बंदा होना चाहिए और एलआईसी के कोई प्लान में ये क्या करता होगा, इसको वहां से क्या होता होगा, रिसीविंग पेंशन मिलती होंगी, यानी समझ लो। इट इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट डिपॉजिटेड बाय एसएससी इन एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी ऑफ इंडिया। यानी एलआईसी बोले तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का कोई प्लान होगा, जो प्लान इसने लिया होगा बुढ़ापे के लिए। तो भैया जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक प्लान ले हुआ है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ साल के 53,000 रुपीज पेड कर दो ईयरली, और मुझे ये मैं जब तक 52 ईयर्स का नहीं होता हूँ, है ना, मैंने जब मैं था आई थिंक 27 ईयर्स का तब मैंने वो स्टार्ट किया था। नाउ आई एम 35 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने 7 साल 8 साल से मैं क्या कर रहा हूँ उसमें साल के 52-53 हजार रुपए पे करते जाता हूँ। ये कब तक करना है मुझे, जब तक मैं 52 ईयर्स का ओल्ड नहीं हो जाता, यानी अभी और मुझे 16-17 साल तक पे करना है। फिर पे कर दिया कि उसके बाद में मुझे 1 रुपया पे नहीं करना है। एलआईसी तो कवर रहेगा एक्सीडेंटल वगैरह डेथ वगैरह, उसके अलावा क्या कवर रहेगा कि कल चल के जब मैं बुढ़ापे में चल जाऊंगा 52 के बाद में, अगर मेरे से क्लासेस नहीं ले जाएंगे तो अब मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं जिसकी वजह से मुझे पेंशन कोई देगा। तो वो टाइम पे फिर जो मैंने कॉन्ट्रीब्यूट किया था मुझे 4 लाख रुपए 4.5 लाख रुपए साल के मिलेंगे, यानी पकड़ के लो 30 से 35 हजार रुपए महीना मुझे मिलेगा, जिसके वजह से मैं मेरा बुढ़ापा जो रहेगा उसमें आराम से खा पी सकता हूँ। इस तरह का वो एलआईसी, वो कब तक मिलेगा, जब तक मैं 72 ईयर्स ओल्ड नहीं हो जाऊंगा, यानी 52 से 72 ऐसे 20 साल तक मुझे वो पैसे मिलेंगे। अगर मैं चाहूँ तो लमसम एक साथ में भी वो पूरा पैसा उठा सकता हूँ जो मुझे 20 साल में मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे टाइम के पेंशन योजना में अगर एलआईसी के अगर हम करते हैं तो उसके लिए वो लेवल रहेगा यहाँ पे। assessee should deposit the amount from income chargeable to the tax। यानी कोई इनकम अगर टैक्स के लिए चार्ज होती होंगी और उसमें अगर ये बंदा डिपॉजिट करता होगा तो उसके लिए भी 80 ट्रिपल सी की डिडक्शन मिलती है। द अमाउंट रिसीव्ड बाय द असेसी, अगर असेसी को कोई अमाउंट रिसीव्ड होती है और इस नॉमिनी, अगर इसके नॉमिनी को रिसीव्ड होती है, एज अ पोर्शन विल बी टैक्सेबल, जितना भी पोर्शन इसको मिलता है पूरा का पूरा टैक्सेबल रहेगा। नो रिबेट अंडर सेक्शन 80C विल बी अलाउड इफ डिडक्शन आर अलाउड अंडर सेक्शन 80 ट्रिपल सी। अगर 80 ट्रिपल सी में कोई डिडक्शन उसको दिए जा रही है तो 80C के अंदर वो नहीं आएंगी, समझा। नहीं तो आप एलआईसी इधर भी दिखा रहे पेंशन वाली और उधर भी एलआईसी प्रीमियम दिखा रहे, तो दोनों तरफ एक ही डिडक्शन कैसे क्या मिलेगी, समझा क्या। आप बता रहे कि भैया मैं एलआईसी प्रीमियम पे करता हूँ, तो एलआईसी प्रीमियम के लिए कौन सी डिडक्शन है, 80C। और यहाँ पे कौन सी डिडक्शन है, एलआईसी प्रीमियम के लिए है लेकिन वो पेंशन फंड से रिलेटेड एलआईसी होना चाहिए, और अगर इसके लिए लायबल है तो उसमें नहीं आएंगी। व्हाट इट। चलो आगे, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 ट्रिपल सी समझ में आ गई। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। अब 80D क्या होती है बच्चों, मीनिंग if the assessee has drawn health insurance either of himself, spouse and wife, his children or a dependent parents in the previous year, then he get a deduction under section 80D। अब समझ लो बच्चों, ऊपर नीचे आगे पीछे, ऊपर बोले तो मम्मी पापा, नीचे बोले तो बच्चे, आगे बोले तो भाई बहन, पीछे बोले तो वाइफ,
मी सदैव तुमच्या पाठीशी आहे, असं वाईफच सांगते, भाऊ नहीं सांगत है। भाऊ कहते तू चल, मैं देख लूंगा क्या है, तो मैं हूं ना, तू काय को टेंशन ले रहा। वो हमेशा क्या बोलता, भाई मैं हूं ना, तू काय को टेंशन ले रहा, देख लेंगे, आणि वो आगे रहता। होने के पहले क्या बोलता, मैं हूं ना, टेंशन मत ले। वाईफ क्या बोलती, तुम्ही जा तो पुढे, मग मी पाहून घेईल काय होते। यानी बेटा गिर गया तो तू गिर जा, फिर मैं चली जाऊंगी, तू उठते बैठ करते बैठ, है ना। ऐसा ऐसे ही क्या, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो काइंड और इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, ऊपर नीचे आगे पीछे बोले तो ऊपर हमारे मम्मी पापा जिन्होंने हमें जन्म दिया, नीचे बोले तो हमारे बच्चे जिनको हमने जन्म दिया, सामने हमारे ब्रदर सिस्टर्स और पीछे हमारी वाइफ। इन किससे रिलेटेड, अगर ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारे ऊपर क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए, यानी उनका खाना पीना मेडिकल वगैरह सब हमारे ऊपर होना चाहिए। और वैसे टाइम पे अगर हम उनके हेल्थ के ऊपर कोई खर्चा करते हैं तो हमें डिडक्शन मिलती है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। क्वालिफाइंग पॉइंट फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। अब ये क्या, कौन कौन से पॉइंट क्वालिफाइड होते, नंबर 1, दिस डिडक्शन इज परमिसेबल टू एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। ये किसको मिलती है, इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलती है, कंपनी को मिलती है क्या, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलती है क्या, पार्टनरशिप फर्म को मिलती है क्या, नहीं। The deduction is permissible for the actual amount of premium of rupees 15,000 whichever is less। ये डिडक्शन 15,000 रुपए अमाउंट तक मिलती है या फिर उससे कम होंगी तो, यानी अगर आपने कितना भी खर्चा किया होगा लेकिन आपको बता दिए कि भैया मेरा भाई एडमिट था, वो मेरे पे डिपेंडेंट है, 20,000 रुपए खर्चा किया उसके हेल्थ के लिए, तो ये 15,000 रुपए तक आपको डिडक्शन अलाउड करेंगे। समझा क्या। If the premium is paid for the health of senior citizen, the maximum limit will be 20,000। अगर सीनियर सिटीजन बोले तो इसके मम्मी पापा जो कि 60 साल के ऊपर है और उनके हेल्थ के लिए उन्होंने क्या किया होगा, इसने खर्चा किया होगा, तो वो कितने तक अलाउड रहता, 20,000। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एनी मोड ऑफ पेमेंट अदर देन द कैश ऑफ इंश्योरेंस हेल्थ, यानी इसने अगर कैश छोड़ के कोई भी फॉर्म में, अगर यानी चेक से या बैंक से अगर इसने कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया होगा तो उसके लिए भी डिडक्शन बच्चों 80D मिलती है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। समझा क्या। यस सर यार, यस और नो। कंडीशन फॉर क्लेम, अब ये कौन कौन सी कंडीशन में क्लेम कर सकता है, नंबर 1, द अमाउंट इज पेड आउट ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स। अगर इसने अपने खीसे में से वो अमाउंट पेड किया होगा तो ये क्या कर सकता, क्लेम कर सकता कि भैया मुझे इतनी डिडक्शन दो, मैंने है ना मेडिकल का खर्चा किया था। द प्रीमियम इज गिवन अंडर जीआईसी स्कीम ओनली। जीआईसी गवर्नमेंट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के हिसाब से अगर वो स्कीम होगी तो ही वो अलाउड होता। द पेमेंट ऑफ प्रीमियम शुड बी मेड बाय द चेक और ड्राफ्ट। इसने एक तो वो पेमेंट जो करना चाहिए ये चेक से या ड्राफ्ट से करना चाहिए, गूगल पे, फोन पे या डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूज करना चाहिए, इसने हैंड कैश नहीं देना चाहिए। समझा क्या। यस और नो। यहाँ पे एक चीज आपको भी बताना चाहूंगा बच्चों, आज के जमाने में हम हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने 2017 में बोला था कि कैशलेस इंडिया हमें बनाना है। कैशलेस बोले तो कैश का जितना कम हो सके उतना यूज करना चाहिए, और आज भी हम क्या करते हैं, हर जगह कैश का यूज कर रहे हैं और हमें अच्छा नहीं लगता गूगल पे करना या फोन पे करना या कैसे करना, पूछना कि फिर सामने नहीं बोला तो नहीं बच्चों, ये गलत है। आप जितने पैसे हो सकते हैं आपका एक सेविंग अकाउंट ओपन करो। सेविंग अकाउंट ऐसी जगह ओपन करो जो आरबीआई के अंडर में बैंक आती होंगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में, वहां पे आप बच्चे हो भले ही ठीक है लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करो। और आपको जो कैश मम्मी पापा देते कुछ भी लाने के लिए, वो कैश आप बैंक में डिपॉजिट करो। कहाँ डिपॉजिट करो, मान लो आप अभी के 5,000 रुपए मम्मी से एडवांस ले लो कि पापा से कि भैया पापा देती है ना आपको सामान लाने के लिए पैसे, तो बोला मुझे अभी के 5,000 दे दो, 5,000 अकाउंट में डाल दो। और उसके बाद में जो ये रोज आपको पैसे दे रहे हैं के लिए, जहाँ बेटा किराना ला ले 2,000 रुपए का, तो आप वो 2,000 रुपए और लोन से, और वो अभी पहले तो डिपॉजिट है ही बैंक में। अब आप ऐसे तो करोगे नहीं कि पहले बैंक में डिपॉजिट करने जाओगे और फिर किराना लेने जाओगे, तो वो 5,000 डिपॉजिट है। फिर आप क्या करो, बैंक से वो जो 2,000 दिए किराने के लिए वो रख दो साइड में, और वो बैंक से पेमेंट कर दो गूगल पे से। और फिर जितना पेमेंट आपने किया उससे अगर कुछ पैसे बचते तो हाथों हाथ मम्मी पापा को 2,000 में से रिटर्न दे दो, और वो जो 1,700 रुपए का आया वो 1,700 रुपए फिर से बैंक में डिपॉजिट कर दो। फिर अगर वेजिटेबल ले रहे हैं, हर एक के पास आजकल गूगल वो स्कैन कोड आ गया, ये हर एक जगह आप यूज करो। इससे होगा क्या, नंबर 1 इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 2 इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, साथ में हमारी जो करेंसी हमारे घर पे इन्वे रखे हुई थी वो क्या होंगी, सर्कुलेशन में आएंगी। नंबर 3 हमारे बैंक में हमारी एक क्रेडिट बनते जाएंगी कि कितने सारे ट्रांजेक्शन रोज करते हैं हम लोग। समझा, पैसे आ रहे डिपॉजिट कर रहे हैं, विड्रॉ हो रहे पैसे डिपॉजिट हो रहे, उससे एक लिमिट बनती है। कल चल के अगर आपको लोन चाहिए तो वो लिमिट देख के, वो आपके ट्रांजेक्शन देख के बैंक आपको लोन सैंक्शन करती है। समझा गया। तीसरा, आपके पास पूरे रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं बच्चों, किसको कितना पैसा दिया था, बैंक के पास तो रिकॉर्ड पूरा रहता है, आपको लिखा पढ़ी नहीं करना पड़ता, फिर गूगल पे नहीं आ जाता, और सिर्फ उसमें स्टेटमेंट लिख लिया करो, सब्जी वाले को दिया, वेजिटेबल परचेज, ग्लोसरी परचेज, फ्रूट्स परचेज,
है ना, स्टेशनरी परचेज, कॉस्मेटिक परचेज, इलेक्ट्रिक बिल पेड, कैसा नो, इसमें रिटर्न भी मिलता है। इलेक्ट्रिक बिल के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती है, समझा। गैस बुक कर सकते हो आप उससे, जो गैस वाला 1050 रुपए ले रहा, हो सकता है 1020 में गैस आ जाए, 30 रुपए वो बच जाते हैं। यानी नहीं भी बोले तो अगर आप वो यूज कर रहे हो तो महीने के एटलीस्ट 100-150 रुपए तो आपको सेविंग भी होंगी और आपको चक्कर भी नहीं मारना पड़ेगा। और प्लस रिकॉर्ड रहेगा हमारे पास, जिससे हम टैली कर सकते हैं कि यार हमारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस कौन से हैं, कंपलसरी एक्सपेंसेस कौन से थे, हमने कहां पे पैसा ज्यादा खर्चा किया, समझा। तो इसलिए कहता हूं कि कैश का यूज कम करना चाहिए, जितना हो सके डिजिटल पेमेंट का ही यूज करना चाहिए। काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, मेरे वॉलेट में कभी मैं कैश नहीं रखता, ज्यादा से 100-150 रुपए मिलेगी, उसके ऊपर मेरे पास कैश रखता ही नहीं हूं मैं, समझे क्या, क्योंकि डिजिटल इंडिया का इस्तेमाल करना चाहिए और वो लीगल समझे जाते हैं जो भी एक्सपेंस बैंक से होते हैं, ठीक है। बाकी आप कैश में कुछ भी कर लो, पर वैसे भी इंडिया में रूल आया हुआ है, आपको बता दूं कि 10,000 के ऊपर अगर आप कोई भी परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो कैश में नहीं होना चाहिए। अबाउट 10,000 के ऊपर अगर आप फ्रिज, टीवी, कपाट या कोई भी या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी कमोडिटीज परचेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो आपने कैश में लेना भी नहीं चाहिए कैश, वो आपने चेक या बैंक से थ्रू पैसा लेना चाहिए 10,000 के ऊपर। व्हाट इट, यस और नो। चलो आगे, राइट ऑन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल डी। अब 80 डबल डी क्या होती है बच्चों, देखो, the deduction on the amount deposited for expenses on medical treatment, nursing and rehabilitations of handicap dependent on assessee। समझ में आया। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यानी नर्सिंग के लिए अगर पैसा खर्चा करते हो और उसमें भी अगर सामने वाला बंदा आपके ऊपर डिपेंड है टोटली, मान लो कोई हैंडीकैप है, उसके ऊपर आप पैसा खर्चा करो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, जो आप पे डिपेंडेंट है, इन शॉर्ट आप पे डिपेंडेंट है वो बंदा, तो उसके लिए कौन सी डिडक्शन, 80 डबल डी। ये ट्रीटमेंट के लिए होती है, ऊपर जो थी वो काय के लिए थी, 80 डी इंश्योरेंस वगैरह मेडिक्लेम वगैरह के लिए थी। द डिडक्शन इज अलाउड टू रेसिडेंट्स इंडियन और एचयूएफ, ये किसको मिलती है, जो इंडिया का रहवासी है और जो एचयूएफ है उसको ये डिडक्शन मिलती है। क्वालिफाइंग पॉइंट फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल डी। 80 डबल डी के लिए क्वालिफाइंग पॉइंट क्या क्या, नंबर 1, द डिडक्शन इज अप टू ₹50,000 इज अलाउड। कितने तक डिडक्शन अलाउड है, आप कितना भी खर्चा करो 50,000 तक आपको छूट मिलेंगे। आपने बोलते भैया 80,000 रुपए खर्चा कर दिया मैंने, ऐसे कैसे, 80,000, 50,000 तक आपको डिडक्शन मिलेगी। रिस्पेक्टिव ऑफ कंसिडरिंग द एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड बाय द एसएससी और एचयूएफ, समझा क्या, किसको मिलती है ये, एसएससी। अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो मेडिकल का, आपके ऊपर नीचे आगे पीछे वालों पे, जो आप पे डिपेंडेंट है और उसको एडमिट किया होगा आपने, तो ये एक्सपेंसेस मिलता है। The amount deposited under any scheme framed by LIC और UTI, अगर LIC या UTI के हिसाब से कोई उन्होंने स्कीम बनाई होगी हेल्थ से रिलेटेड, और वो स्कीम में आपने डिपॉजिट किया होगा, जैसा मेडिक्लेम हो गया बच्चों, मेडिक्लेम मिलता है आजकल, क्या है मेडिक्लेम के लिए लोग करोड़ों का मेडिक्लेम निकालते हैं, अक्षय कुमार की भी ऐड आती है कि सिर्फ 5,000 रुपए में 5 लाख तक का मेडिक्लेम मिलता है, 500 रुपए हर महीने के। इससे आपके आने वाले फ्यूचर के जो बिल है वो बच सकते हैं। और आपको रियलिटी बता दो बच्चों, घर में सबका मेडिक्लेम होना चाहिए। और आजकल फ्लोटिंग मेडिक्लेम बोलते हैं, फ्लोटिंग बोले तो कंबाइंड 60 साल के नीचे के आते हैं, लेकिन उसमें तो आप सभी बच्चों के, जैसे आप मान लो आपके घर में 4, हम आपके मम्मी पापा और आप 3-4 जन हो, भाई बहन मिला के, तो सबका कंबाइन मिला के मेडिक्लेम निकालना चाहिए अच्छे कंपनी का, जिसमें आपका प्रीमियम नो डाउट 12-13 हजार रुपए जाएगा साल का। लेकिन अगर कल चल के कोई भी हॉस्पिटल का काम गिरता है, 1-1.5 लाख रुपए हॉस्पिटल में लगते हैं हमारे, तो पूरा का पूरा पैसा रिफंड आता है। तो हमारे भले 13,000 12,000 रुपए जाते हैं, लेकिन कल चल के फ्यूचर में हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें बहुत सारा अमाउंट रिटर्न मिलता है बच्चों, व्हाट इट, और हमारा फ्री में इलाज होता है। कार अगर है उसका भी आपको इंश्योरेंस निकालना चाहिए, 2 व्हीलर है उसका भी इंश्योरेंस निकालना चाहिए। कल चल के एक्सीडेंट होता है तो पहले चेक होता है कि इंश्योरेंस है क्या, अगर इंश्योरेंस नहीं तो सुनवाई नहीं होती आपकी, गलती किसकी है, फिर आपकी है। और वो इंश्योरेंस रहा तो आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड होते हो, ऐसा समझ के चलो। कंडीशन फॉर क्लेम, अब कुछ कंडीशंस होती है क्लेम के लिए। नंबर 1, द हैंडीकैप डिपेंडेंट मस्ट बी कंप्लीटली और फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन द असेसी। जो भी बंदा होगा, चाहे वो हैंडीकैप हो या विदाउट हैंडीकैप हो, वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड होना चाहिए, असेसी। असेसी यानी समझ में आता ना आपको, हाँ। द असेसी और एचयूएफ मस्ट बी अ रेसिडेंट इन इंडिया, जो भी बंदा होगा असेसी वो इंडिया में रहने वाला ही होना चाहिए। द अमाउंट डिपॉजिटेड और एक्सपेंसेस इंक्योर्ड आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम ओनली, जो भी वो अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है या जो भी खर्चा कर रहा है वो उसके टैक्सेबल इनकम में से ही उसने करना चाहिए।
यानी ब्लैक मनी या दूसरे मनी से नहीं करना चाहिए। जो इनकम उसने शो किया, इनकम फ्रॉम सैलरी या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन या अदर सोर्सेस में जो इनकम दिखा है उसमें से वो पैसा उसने खर्चा करना चाहिए। इफ द डिपेंडेंट हैंडीकैप इज सीरियस इन अ नेचर, द डिडक्शन अप टू 1 लाख एंड फॉर डिसएबिलिटी रुपीज 50,000। अगर कोई हैंडीकैप बंदा है, वो बहुत सीरियस है, सीरियस बोले तो बड़ी बीमारी है उसको, और बहुत ज्यादा सीरियस है, 1 लाख तक इसको क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। और डिसएबिलिटी के लिए 50,000 रुपए। समझ में आया? यस और नो? आगे एक्सप्लेन द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। अब क्या है बच्चों? एक्सप्लेन द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। अब 80G की डिडक्शन क्या होती है वो समझ लो। द डिडक्शन इज अलाउड टू टैक्स पेयर ऑन द डोनेशन टू द प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल में अगर इसने कोई भी टैक्स पेयर वाले बंदे ने कोई डोनेशन यानी दान दिया होगा, किसको दिया होगा? टू द चैरिटेबल ट्रस्ट सर्टेन फंड्स अंडर सेक्शन 80G। अगर सर्टेन फंड या जो भी पैसा उसने दिया होगा या जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट को इसने क्या किया होगा, डोनेशन दिया होगा, तो अंडर सेक्शन 80G में क्या होता है, वो क्वालिफाइड होता है, उसमें उसको डिडक्शन मिलेगी। द सम ऑब्टेन्ड बाय द एडिंग इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। अलग अलग सोर्सेज से हमने देखा अभी, अलग अलग सोर्सेज से उसको इनकम होती है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। द अमाउंट डोनेटेड फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम टू अ सर्टेन फंड्स, और जो भी वो फंड में इन्वेस्ट कर रहा है या दे रहा है डोनेशन में, यानी दान में जो भी वो पैसा दे रहा है, तो वो जो दान में पैसा दे रहा है वो पैसा कहां से आया हुआ होना चाहिए? ग्रॉस टोटल इनकम में से। ग्रॉस टोटल इनकम बताया ना, अभी समझाया था मैंने स्टार्टिंग में कि पूरी इनकम की टोटल, अलग अलग हेड की टोटल की जो इनकम की टोटल हम करते हैं उसको दैट इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। मान लो 4 लाख रुपए ग्रॉस टोटल इनकम आई, उसमें से अगर ये 70,000 रुपए डोनेट कर रहा है तो वो आना चाहिए उसमें। charitable institutions or the recognized trust on that donated amount, the assessee can get 100% or 50% deduction। ये अगर कोई चैरिटेबल या फिर रिकॉग्नाइज या अनरिकॉग्नाइज ट्रस्ट को क्या करता है बच्चों, डोनेशन देता है, यानी दान में पैसे देता है, तो कुछ डोनेशंस होते हैं जो 100% तक होते हैं, जैसा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, कल चल के कुछ कहीं पे बाढ़ तूफान वगैरह आता है तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में से दिया जाता है। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है ना? तो इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे लोग डोनेट करते हैं पैसे, तो वो जितना भी डोनेट किया होगा, जैसा शेगांव का संस्थान है, इसमें डोनेशन जाता है, आप देखो वहां पे लगाया हुआ रहता है कि हर महीने का कितना डोनेशन आता है। तिरुपति बालाजी, वहां पे तो गिनती नहीं है डोनेशन की। तो ये जो चैरिटेबल है, शिरडी के साईं बाबा जी चैरिटेबल है, यहाँ पे अगर आप कोई डोनेट करते हो पैसा, तो उसकी अगर आप स्लिप लेते हो, वो स्लिप आपके इनकम टैक्स में अटैच करते हो, तो आपको क्या होता है, उसकी डिडक्शन मिलेगी। अब कुछ डिडक्शन 100% तक होती है और कुछ होती है 50% तक। अब 100% बोले तो आपने 1 लाख रुपए डिडक्शन डोनेट किया होगा, 1 लाख का 1 लाख आपको माइनस करके मिलता है, दैट इज कॉल्ड 100%। 50% बोले तो आपने 1 लाख दिया, लेकिन गवर्नमेंट बोलते नहीं भैया इसको कितना मिलेगा, 50% बोले तो 1 लाख के 50,000। समझा? कंडीशन फॉर क्लेम। अब क्लेम कैसे कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, the donated amount or a donation must only be from the income under taxable। जो भी डोनेटेड अमाउंट या डोनेशन आप दे रहे हो वो सिर्फ इनकम के फॉर्म में ही टैक्सेबल आएंगी। द डोनेशन मस्ट बी इन कैश और थ्रू द डीडी, नॉट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और क्लॉथ, ग्रेन एंड मेडिसिन। आप जो डोनेशन दे रहे हो वो कैश में देना चाहिए या ड्राफ्ट में या चेक में देना चाहिए। आप अगर कोई मेडिसिन दे रहे हैं, किसको 1 लाख के कोई आया आपके चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आए और उन्होंने बताया भैया अनाथ आश्रम है और अनाथ आश्रम के लिए आपकी तरफ से हमें 50 पलंग चाहिए, बेड। आपने बोला ठीक है भैया, आप नाम बोल दो वहां पे मेरा, वहां से ले लो, मैं उनको पेमेंट कर दूंगा। तो आपने पेमेंट किसको किया? जो सप्लायर है, पलंग जो देता है उसको किया, बेड जो देता है उसको किया। वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है क्या? वो तो सेलर है, और उसने किसको दिया? उनको दिया। समझा क्या? तो ऐसे कंडीशन में वो क्या होता है, वो टैक्सेबल नहीं होता है, उसके लिए क्वालिफाइड नहीं होता है। इसने उनको चेक देना चाहिए संस्थान के नाम से। कितने का होता है भैया? 40,000 का होता है कि 40,000 का संस्थान के नाम से चेक दे दिया, और फिर वो 40,000 में उन्होंने क्या करना चाहिए, वो परचेस करके लाना चाहिए। समझा क्या? यस और नो? आगे, द डोनेशन मस्ट बी गिवन टू द फंड और ट्रस्ट विच आर रजिस्टर्ड इन द गवर्नमेंट गैजेट्स। गवर्नमेंट गैजेट्स बोले तो गवर्नमेंट के अंडर में वो फॉर्म अगर रजिस्टर है, जैसा शिगांव की संस्थान ये गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, तिरुपति बालाजी ये रजिस्टर्ड है। रजिस्टर बोले तो आपको वहां के एक्ट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करते हैं, कंपनी को कंपनीज एक्ट के अंडर में रजिस्ट्रेशन करते हैं, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रजिस्ट्रेशन करते हैं। और वैसे ही उन्होंने कहा जैसे वो सब चीजें रजिस्टर करते हैं, वैसे ही ये जो ट्रस्ट है
ये भी गवर्नमेंट गैजेट के अंडर में क्या होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। और ऐसे रजिस्टर्ड ट्रस्ट को अगर आप डोनेशन दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो कहां पे आपको उसकी डिडक्शन मिलेंगी। गॉट इट? समझा क्या? राइट एनी 3 आइटम ऑफ अ डोनेशन फॉर विच 100% डिडक्शन इज अलाउड। अब ऊपर ही हमने पढ़ा 100% डिडक्शन कौन कौन से पॉइंट के लिए मिलती है। अंडर सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में 80G की जो डिडक्शन है उसमें 100% डोनेशन की अमाउंट क्वालिफाइड होती है। ऐसे कौन से पॉइंट है जिसको नो लिमिट डोनेशन भी बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? पहला है नेशनल डिफेंस फंड। पहला कौन सा है? नेशनल डिफेंस यानी राष्ट्रीय सुरक्षा में निधि में आप पैसा देते हो तो पूरा का पूरा 100%, आप कितना भी पैसा दो पूरा का पूरा क्या होगा, वो माइनस करके देंगे आपको। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर अरेमीना अर्थक्वेक रिलीफ फंड, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड, a university of educational institution of national eminence, the Africa Fund, the National Foundation for Communal Harmony, donation to Jilla Saksharta Samitis, donation to national or state blood transfusion council, and donation to welfare fund, army and air force। इन सभी को अगर आप डोनेशन करते हो, ये बड़ी बड़ी संस्था है, बड़ी बड़ी क्या है, ये आपको बता दूं हमारे राष्ट्रीय लेवल पे यानी नेशनल लेवल पे ये ऐसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे देश के ऐसे बनाए हुए ट्रस्ट है जिसमें लोग बहुत सारा पैसा डोनेट करते हैं। और आपको बता दूं ये बहुत जरूरी है क्योंकि नेशनल डिफेंस फंड में हर इंसान ने, मैं तो उनका डोनेशन देना चाहिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे देश की सुरक्षा से रिलेटेड होता है। समझा? तो ये सभी के लिए कितना परसेंट होता है? 100%। यानी ये 11 पॉइंट में अगर आप कहीं पे कोई डोनेशन देते हो तो 100% अमाउंट आपके लिए क्वालिफाइड रहेगी, आप पूरी की पूरी उसमें से माइनस होंगी। अब पूरी की पूरी माइनस कैसे होंगे? देखो, मान लो ग्रॉस टोटल इनकम आई आपकी 7.5 लाख रुपए, कितनी आई? पांचों हेड की पकड़ के। अब आपने ये इसमें 3-4 जगह पे डोनेशन दे दिया, आपने डोनेशन दिया टोटल 1.5 लाख रुपए, कितना दिया? तो 1.5 लाख का 1.5 लाख पूरा माइनस हो जाएगा 7.5 लाख में से, फिर कितना बचेगा? 6 लाख। फिर 6 लाख में से 5 लाख तक तो छूटी है, बचा कितना? 1 लाख। 1 लाख के ऊपर 10% कितना आएगा? 10,000 रुपए इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। व्हाट इट? चलो आगे। राइट ऑन द 3 डोनेशन विच आर डिडक्टेबल 50% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ डोनेटेड। जितना भी डोनेट कर रहे हो उसका 50% ही आपको क्या मिलता है? अभी तक हमने क्या देखा? 100%। अब कितना परसेंट है? नो लिमिट डोनेशन मींस द डिडक्शन इज अलाउड 50% आर एज अंडर। 50% तक इसको लिमिट बोलते हैं। नो हटा दो वहां से। लिमिट डोनेशन, लिमिट डोनेशन का मतलब क्या होता है? 50% तक लिमिट रहेगी। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड करके एक है जिसमें आप अगर डोनेशन करते हो तो आपको 50% तक क्या मिलता है? उसके लिए क्वालिफाइड अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड, बाद में दिया नेशनल चिल्ड्रन, सॉरी नेशनल चिल्ड्रन फंड होगा, नेशनल करो वहां पे, नेशनल चिल्ड्रन फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन। ये पांचों फाउंडेशन या पांचों इसमें अगर आप क्या करते हो, फंड में डोनेट करते हो तो 50% तक आपको क्या होंगी? वहां पे डिडक्शन मिलेगी। समझ में आया? राइट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। अब 80U क्या होती है? मीनिंग the individual Indian resident or assessee who is disabled to a work due to the blindness or physically handicapped person are liable to get the deduction under section 80U। ये किसे मिलती है बच्चों डिडक्शन? एक तो वो हैंडीकैप होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? ब्लाइंडनेस होना चाहिए, यानी फिर वो चाहे पूरा फुल्ली ब्लाइंड हो या पार्शली ब्लाइंड हो, अगर ऐसा कोई पर्सन है उसके लिए डिडक्शन मिलती है। और इसके लिए क्वालिफाइंग अमाउंट क्या होती है 80U के लिए? द डिडक्शन इज अप टू ₹50,000 while computing the total income of any individual। कोई भी इंडिविजुअल की अगर आप इनकम कैलकुलेट करते तो 50,000 रुपए तक इसकी डिडक्शन मिलेंगी। इफ द नेचर ऑफ हैंडीकैप इज सीरियस द डिडक्शन इज अप टू ₹1 लाख। अगर वो हैंडीकैप पर्सन का जो नेचर है या सीरियस है, वो थोड़ा सा ज्यादा सीरियस है, तो 1 लाख रुपए तक। provided that such individual process before the assessing officer a certain from a physician, a surgeon working in the government hospital in this regard। provided that such individual, और वो जो इंडिविजुअल है उसको क्या करे, उसके ऊपर प्रोसीजर हो रही है, काय की हो रही है? असेसिंग ऑफिसर या फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम अ फिजिशियन या सर्जन वर्किंग इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन दिस रिगार्ड। तो इनको लिए भी क्या होता है? वो रिडक्शन दी जाती है। कौन सी? 80U की। समझ में आया क्या?